हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में अपन चैप्टर 12 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर 12 में अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक का जो पार्ट था अपन ने कर लिया था। केवल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक जो आपका पावर, उसको अपने को पढ़ना था। और लास्ट में अपने घरों में जो अपन यूज करते हैं एनर्जी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है वो अपना पॉइंट बचा था। तो वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कर लेंगे। उससे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको एक बार कर लेते हैं, ठीक है? जितने अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ रखे हैं उनको एक बार कर लेते हैं। जो अपने बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो हम कर लेते हैं। इंटेक्स्ट वगैरह जो दे रखे हैं वो आप खुद से करना। जो डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने को अब इस क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन बचा है वो कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा पार्ट वो हीटिंग इफेक्ट वाला बचा है वो करना है, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ में। क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। एक फिलामेंट है, वो क्या करता है, 0.5 एम्पियर की करंट है, ठीक है? वो ड्रोन करता है, मतलब लेता है, ठीक है ना? कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जो सर्किट से फ्लो हो रहा है उसको अपने को बताना है, ठीक है? तो अपने को देखो क्या क्या गिवन है वो अपन लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, ठीक है? अपने को देखो क्या क्या दे रखा है गिवन। गिवन क्या क्या चीजें हैं? तो गिवन में देखो क्वेश्चन में लिखा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। इट मींस अपने को क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है, इट मींस अपने को आई दिया हुआ है। आई इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। चलो ये भी दे रखा है। फिर देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मीन्स अपने को टाइम दिया हुआ है, टी कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। बट अपने को पता है कि जब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स में, तो टाइम को अपन किस में रखते हैं? सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ पे टाइम को मिनट में नहीं रखना है, किस में रखना है? सेकंड्स में रखना है। तो अपने को यहाँ पे टी इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा? 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? इंटू 60 करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इंटू क्या करोगे? इंटू हम करेंगे इसको 60। तो इंटू 60 से करेंगे 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा अपना 600 सेकंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दे रखा है। उसके बाद दे रखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आई भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, तो चार्ज निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। आई की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर इंटू कितना, टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 600 सेकेंड्स, ठीक है? तो ये आ गया अपना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आएगा, ये कटेगा इससे, जीरो से जीरो। और कितना हो जाएगा भाई? ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 5 इंटू 60, ये हो जाएगा 300। कितना रह जाता है? 300 सेकेंड। सॉरी, जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है अपना कुलाम। तो 300 कुलाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अपन इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो ये अपन इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना आंसर 300 कुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मच वर्क इज डन। किस चीज के लिए भाई? क्यों वर्क डन क्यों करा गया? इज मूविंग अ चार्ज, मतलब चार्ज को मूव करने के लिए। और कितना चार्ज है? 2 कुलाम चार्ज है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 2 कुलाम चार्ज को, है ना, कितना काम करा गया है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 12 वोल्ट हो, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 12 वोल्ट हो। तो इसको अपने को करना है। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है। तो अपन देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालते हैं। देखो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है क्या? W इक्वल टू क्या? वी क्यू है अपने पास में फॉर्मूला, W इक्वल टू वी क्यू। देखो गिवन क्या क्या है, लिखा है चार्ज ऑफ 2 कुलाम। इट मीन्स अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है Q। Q की वैल्यू दे रखी कितनी? Q इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 कुलाम। चलो ये भी दे रखा है। और क्या दे रखा है अपने को? और दे रखा है अपने को इसके अंदर, अपने को दे रखा है 2 कुलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। कितना दे रखा है? अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट।
12 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। बस अब कुछ नहीं है, W इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट इंटू क्यू कितना दे रखा है, 2 कूलाम। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। और जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है, जूल। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 12 जूल। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था, ठीक है। तो ये तो दोनों सिंपल थे। वैसे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स है भी नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है वो अपन देख लेते हैं। अब लिखा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम, ये बताना है अपने को। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। एक 220 वोल्ट का कोई सोर्स है अपने पास में, उससे कितनी करंट लेगा, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट, उस बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी दे रखा है कितना, 1200 ओम। ठीक है, तो अपने को देखो इसमें लिखते हैं क्या क्या अपने को चाहिए, ठीक है ना। अपने को यह देखो यहाँ गिवन क्या है, यहाँ वोल्टेज गिवन है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। फिर लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर दे रखा है कितना, 1200 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा, आई पूछा, आई अपने को क्या करना है, निकालना है। तो देखो सिंपल सा है, V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू दे रखी है अपने को, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका, इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखो ये 0 से 0 कैंसिल होगा। और अब अगर आप 22 को डिवाइड करोगे किससे, 120 से, तो ये आपका आंसर आएगा 1 से कम, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन था अपना ए, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बी वाला क्वेश्चन। बी में देखो क्या है अपने को, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो अब क्यू आर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो अब क्यू आर वापिस क्या पूछा, करंट पूछा, आई और होता क्या है, वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर निकाल लेंगे। फिर क्या पूछा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, सोर्स वी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। तो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, V इक्वल टू दिया हुआ है आपको, V इक्वल टू दिया हुआ है, हाँ V इक्वल टू 220 वोल्ट। और R इक्वल टू कितना दे दिया आपकी बार, R इक्वल टू दे दिया आपको टोटल 100 ओम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही इजी कैलकुलेशन ही हो गया, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना, 100 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या बताना है, करंट बताना है। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इससे जाएगा 2.2 एम्पियर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर। 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। मतलब अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक हीटर है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हीटर है, ये अपने पास में मान लेते हैं हीटर है, ठीक है ना। तो हीटर का वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो अपने को यहाँ पे वोट करंट विल हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू, हाँ तो यहाँ पे आई दे रखा है अपने को, आई शुरुआत में फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है यहाँ पे। तो लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो वी दे रखा है 60 वोल्ट। वैन कब दे रखा है ये 60 वोल्ट, जब करंट कितनी है, 4 एम्पियर। तो आई दे रखा है कितना, 4 एम्पियर। फिर लिखा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, उस समय हीटर कितना करंट लेगा जब, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। यानी अब सेकंड कंडीशन ले ली, मतलब हीटर तो वही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, कितना 120 वोल्ट। तो अब की बार क्या पूछा आपको, बस अब की बार आपको क्या पूछा है, वॉट करंट मतलब आई पूछा है। तो देखो सिंपल है, यहाँ आपको दो कंडीशंस दी गई है, ठीक है ना। एक कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, एक कंडीशन में बोल रहा है वोल्टेज आपका कितना 60 वोल्ट और करंट आपका कितना 4 एम्पियर। अब वही हीटर है, उसका वोल्टेज बढ़ा देंगे, अब वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट भी चेंज होगा, ठीक है ना। वो करंट पूछा है। तो देखो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर हीटर तो वही है ना, जब हीटर वही है तो हीटर का रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो सकता है। हीटर के अंदर जो वायर्स वगैरह है उनकी वजह से रेजिस्टेंस तो कितना होगा, उतना ही रहेगा। उनके अंदर जो कोयल्स है जिनकी हीटिंग होती है तो हीट जनरेट होती है, तो रेजिस्टेंस कितना रहने वाला है, उतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब अपन फर्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस निकाल ले तो वो सेकंड कंडीशन के लिए भी तो रेजिस्टेंस होगा, बस इतने में v इक्वल टू आई आर से हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू वी, कितना दे रखा है, देखो v इक्वल टू क्या होता है, अपन लिखते हैं v इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, सिंपल सी है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, और जब R इक्वल टू क्या है, v अपॉन आई है, तो अपने पास में वोल्टेज भी है और I भी है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना 4 एम्पियर, तो ये R अपना आता है 15 ओम। तो अब हीटर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी कितना ही रहेगा ना। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर R कितना है तुम्हारा, R है 15 ओम, ठीक है। तो अपने को निकालना है I, तो वापस कर दो। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R है वो नीचे चला जाएगा यहाँ, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है ना। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय, है ना, वोल्टेज बढ़ा दिया था, और R कितना आ रहा है 15 ओम। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका I इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 15 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है 120 आता है, इसका मतलब हो जाएगा 8 एम्पियर। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले देखो कितना था, आई 4 एम्पियर था, अब आई कितना हो गया 8 एम्पियर, क्यों, पहले वोल्टेज कम था, बाद में वोल्टेज हमने 60 से कितना किया 120, यानी हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं। तो करंट भी देखो 4 एम्पियर से कितना हो रहा है 8 एम्पियर, डबल हो रहा है, ठीक है ना। और कल हमने ओम के लॉ में यही तो पढ़ा था, है ना, ओम्स लॉ में यही पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, मतलब V बढ़ेगा तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, चलो फिर हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, कोई वायर है आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R कितना दे रखा है 26 ओम दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो फिर लिखा है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दे रखा है वायर का, ठीक है ना, ये वाला एरिया, मतलब इसमें आपको ये डायमीटर दे रखा है, ठीक है ना। डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 mm, ठीक है ना, 0.3 mm दे रखा है। चलो फिर लिखा है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, मतलब अपने को क्या निकालना है, रो निकालना है, रो बताना है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा, रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है ना। यूजिंग टेबल 12.2, अपनी बुक में एनसीईआरटी की बुक में टेबल 12.2 बनी हुई है, तो उसको देख के बताना है। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी अपन रो निकालो और रो की जो आंसर आए उस आंसर को उस टेबल में मैच करो कि ये किसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो अपने को बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अपने को पता है रो निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू क्या होता है, सॉरी रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा R ए अपॉन एल, क्योंकि ए ये ऊपर चला जाएगा एल नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा R ए अपॉन एल। चलो ये भी हो गया। अब अपने को क्या बताना है इसके अंदर, इसके अंदर अपने को बताना है यहाँ पे देखो ए की वैल्यू रखनी है अपने को। ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कल बताया था आपको, ये वायर है तो इसका ये वाला एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, होगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया। ये किसके जैसा है भाई, सर्कल ही तो है,
तो सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन, मतलब सर्कल का एरिया निकाल लो, वही क्या होगा, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो सर्कल का एरिया किससे निकालते हैं, ए इक्वल टू किससे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास पाई तो है, आपको पता है 3.14 होता है, बट आर आपके पास में है नहीं, तो आर कैसे निकालोगे। अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो उसका आधा करोगे तो आपको आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखो डी दे रखा है, डी कितना दे रखा है 0.3 mm, बट यहाँ हम लेंथ, फिजिक्स के जब क्वेश्चंस करते हैं तो लेंथ किस में लेते हैं, हम लेंथ लेते हैं मीटर के अंदर, ठीक है ना। जब मीटर में हम लेंथ लेंगे, यहाँ तो हमें किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसको देखो, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। एक बात बताओ मेरे को, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को कितना बोल सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ ना 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर, इस 1000 मिलीमीटर, तो इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ ना। 10⁻³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ जो mm है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 mm इक्वल टू, ये 10⁻, अगर नीचे चला जाए तो 10⁻³ मीटर नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। चलो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0. D इक्वल टू कितना है 0.3 mm, है ना। चलो इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलो अब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 0.3 mm, तो डी इक्वल टू 0.3 है। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा, 1 mm की जगह क्या लिखा, 1/10⁻³ मीटर, तो 0.3 इस mm की जगह मैं लिख देता हूँ 1/10⁻³ मीटर, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 mm इक्वल टू कितना होता है, 1/10⁻³ मीटर होता है। मैंने mm को हटाया और उसकी जगह कितना लिख दिया, 1/10⁻³ मीटर लिख दिया, क्योंकि 1 mm इक्वल टू ये वैल्यू होती है। चलो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻+3 ऊपर गया तो क्या हो गया -3 मीटर। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई कितनी, 0.3। तो इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ, चलो नीचे आया 10, 10 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -1। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। चलो लिख सकता हूँ अब तो मैं, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू अपने पास में आ गई, अपने को क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए, चाहिए ना। तो बाकी की कैलकुलेशंस मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है ना। तो अपने पास में ए इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपने को पता है डी इक्वल टू क्या होता है 2r, मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/2, डी का आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, r मिलेगा। चलो, तो मैं a इक्वल टू हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिख सकता हूँ d/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू पाई d/2, तो d का स्क्वायर बाई 4 नहीं हो जाएगा क्या, d²/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब हम कर लेते हैं। तो हमारे पास में रो इक्वल टू आर की वैल्यू है कितनी, देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है, आर इक्वल टू कितना 26 ओम, ठीक है ना, आर इक्वल टू 26 ओम दिया हुआ है। तो देखो रो इक्वल टू यहाँ पे होगा आर 26 ओम इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है पाई, इंटू डी की जगह कितना लिख सकता हूँ, देखो डी की वैल्यू ये है 3 इंटू 10⁻⁴ माइनस का इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि क्या है डी का क्या है, डी का स्क्वायर है, डिवाइडेड में कितना आएगा 4 आएगा। चलो d²/4 आ गया, तो हमने ये कर दिया। अब देखो रो की वैल्यू निकालते हैं, तो रो की वैल्यू कितनी आएगी 26 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू, देखो बेस इनके क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -8, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 4। तो देखो 4 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करो ये 100 आएगा, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो रो की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली आने वाली है आपके पास में, ये आने वाली है आपके पास में डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे एल की वैल्यू, अच्छा हमारे पास में एल की वैल्यू नहीं लिखी अभी अपन ने, यहाँ देखो आर की वैल्यू लिख दी थी
ए की वैल्यू आपने पाई, डी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4, तो देखो पाई लिख दिया, डी की पावर लिख दिया, 4 लिख दिया, एल नहीं लिखा आपने, ठीक है ना। एल कितना दे रखा है एल दे रखा है आपको लेंथ 1 मीटर, लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना, नहीं भी लिखते तो भी चलता, 1 मीटर, ठीक है ना। तो इंटू कितना आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, ठीक है ना। देखो हम सोल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, हल्का सा, तो इसलिए मैं तो इससे करके देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेटर कैलकुलेटर, चलो चेक करते हैं कैलकुलेटर में। ये आया अपने पास में, ये फोन को भी अभी हैंग होना था चलो दूसरा कैलकुलेटर मिल गया अपने को, चलो करते हैं। 26 इंटू 314, ये आता है 8164, ठीक है। इंटू हम करेंगे इसको कितना 9, ये आएगा इतना, डिवाइडेड बाई हम करते हैं इसको 400, तो आता है 183.6, ठीक है। और इंटू आता है 10⁻⁻8। चलो देखो हमने क्या करा, हमने ये करा, हमने इस पूरे सब को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये आता है अपना पूरा सोल्व करने के बाद में, पूरा सोल्व करने के बाद में ये वाली वैल्यू आती है, हाँ ये वाला पूरा सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 183.69 इंटू 10⁻⁻8। हम इस -8 को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 100 से कर दें और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो ये कितना रह जाएगा 10⁻⁻6 रह जाएगा, इंटू ये 100 है तो ये पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1.836 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, ठीक है ना। तो 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अपन ने सही करी है, ठीक है ना। तो बस मैं छोड़ रहा था ऐसे ही, लेकिन फिर मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो अपने को करने थे। एक बार अपने को मैं इसको वापस बता देता हूँ क्या है ये तो देखो क्वेश्चन था अपने पास रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, ये अपने पास में मेटल वायर था, ठीक है ना। अपने पास में ये कोई मेटल वायर था, है ना, ये अपने पास में एक कोई मेटल वायर था, ठीक है ना। ये जो मेटल वायर है, इस मेटल वायर में अपने को दे रखा है लेंथ कितना है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 26 ओम, फिर क्या दे रखा है टेम्परेचर 20 डिग्री, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही थी जो करना था, जिसने इसको समझ लिया वो अपने आराम से कर सकता है। डी अपने को इतना दे रखा है तो अपने को क्या चाहिएगा, रो चाहिए, तो रो इक्वल टू आर अपॉन एल करा, आर दे रखा है, ए अपने को निकालना है, ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये इसको यहाँ का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की नहीं पता तो यहाँ से निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या डी/2 होता है, डी की दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 करा, बस वैल्यूज रख देंगे और क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, अ वायर अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, ठीक है भाई, हमें लेंथ दे रखा है कितना एल दे रखा है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4, और एरिया कितना दे रखा है ए ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ आर कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है, चलो ये भी हो गया। फिर क्या दे रखा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरा कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल वही है, मतलब रो की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हैविंग लेंथ उसकी एल कितनी है, एल है L/2, एंड एरिया कितना है
क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है 2a, ठीक है ना। तो ये बताना है अपने को, ठीक है ना। चलो, तो ये बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला है हमारे पास, R इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है कि लेंथ को कर दिया उसकी कितनी, एल से कर दिया l/2, तो एल की जगह रख देते हैं कितना l/2 इंटू ए की जगह, भाई हमें पता है कि रो एल, एल की वैल्यू रख दी, ए की लिए रखनी है, ए कितना है 2a, तो ये हम रख देते हैं 2a, ठीक है। यहाँ आने पे आपको दिख रहा होगा है ना, यहाँ आने पे दिख रहा है आपको। तो ये R इक्वल टू कितना, R इक्वल टू होता है रो एल ओपोन ए, R इक्वल टू रो, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल दे रखा है l/2, ठीक है, एल अपने को दे रखा है l/2, तो अपन ने l/2 रख दिया, देखो ये l/2 रख दिया, ठीक है, ये हो गया। चलो, इसके बाद में इनटू ये ए की जगह कितना रखना है 2a, ये अपन ने ए की जगह रख दिया 2a, ठीक है, तो ए की जगह अपन ने रख दिया 2a। अब अपने को क्या बताना है, R इक्वल टू, एक बात बताओ, इसको मैं ए से लिख सकता हूँ क्या, रो एल अपॉन ए, इस टू को मल्टीप्लाई करके कितना रख दूं 4, ये कितना हो गया 4, रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ जो आप निकालोगे है ना, आर निकालोगे, आर कितना रो एल अपॉन ए, तो ये आपको दे रखा है एल की वैल्यू एल ही है, ए की वैल्यू ए ही है, उस टाइम आर आपका कितना है 4 ओम। इसका मतलब ये हो गया ना कि 4 ओम इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 ओम इक्वल टू किसके इक्वल है, रो एल अपॉन ए के। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1/4 इंटू रो एल अपॉन ए की जगह क्या लिखना है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर कितना रहेगा 1 ओम, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम। क्वेश्चन क्या था, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, यानी ये वाला जो वायर है ना इधर वाला है ना, ये कोई वायर है, इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए है, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, ठीक है। अब हमने वायर क्या कर दिया, ऐसा ले लिया जिसकी लेंथ तो इसकी आधी है, मतलब कुछ वायर ऐसा है लेंथ तो आधी कर दी, जबकि इसकी विड्थ कितनी कर दी डबल कर दी, है ना, ऐसा वायर अब क्यू आर। तब बताओ क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्वल टू रो एल अपोन ए। चलो, आर इक्वल टू रो एल, एल की जगह लिख दिया l/2, क्योंकि लेंथ अपन को कितनी कर दी थी अब क्यू आर, है ना, लेंथ अपनी कितनी कर दी थी अब क्यू आर, लेंथ कर दी थी अपनी l/2, तो यहाँ l/2 लिख दिया इंटू ए कितना है 2a, फिर इधर r इक्वल टू रो एल अपॉन ए को हमने क्या लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया किसके इक्वल लिख दिया, ठीक है ना, इसको r1 लेके चल लेते हैं, ठीक है, r1 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 r1, इसको लिख लेते हैं पुराने वाला r ही है ये, तो r की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4 ओम, तो हमने 4 ओम लिख दिया, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है ना 1 ओम। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ठीक है, बड़ा लग रहा है, बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, तो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक लैंप, है ना, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है, ठीक बात है, लैंप है ये रहा 20 ओम का, ठीक है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ये बैटरी कितनी 6 वोल्ट की। चलो फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है, भाई सीधा सा हो जाएगा ये तो, है ना, टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो ये दोनों, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे कौन से में लगे हुए हैं, ये तो दोनों एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए लग रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे किस में लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आर एस इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, आर एस इक्वल टू आर कितना है, इसको 1 मान लो R1, इसको R2 मान लो, ठीक है ना, ये हम कितना ले लेते हैं 4 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो गया टोटल आर एस इक्वल टू 24 ओम, कितना हो गया आर एस इक्वल टू 24 ओम, सिंपल सा हो गया। चलो ये तो हो गया, चलो ए तो सिंपल ही था। उसके बाद देखते हैं बी, बी में क्या दे रखा है, द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट आ रहा है, बी यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है ना, करंट थ्रू दी सर्किट अपने को क्या करना है निकालना है, भाई करंट निकालने के लिए अपने को कुछ बड़ी चीजें तो करनी है नहीं,
ठीक है ना। करंट निकालने के लिए क्या करना होता है, करंट निकालने के लिए क्या करना होता है, आई इक्वल टू क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर लगाएंगे तो आई इक्वल टू, वोल्टेज देखो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कनेक्ट टू 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दे रखा है कितना, 6 वोल्ट। हो जाएगा आप तो 6 वोल्ट, है ना। 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर, अभी हमने निकाला है पूरे सर्किट के अंदर कितना आ रहा है, 24 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 24 ओम। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4 आ जाएगा। इन दोनों को काटोगे, ये 6 से काटोगे, 6 से डिवाइड करोगे ना, तो 1/4 आएगा। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 0.25 करंट की है तो एम्पियर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। देखो ये कंडक्टर है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। क्यों भाई, टोटल तो यहाँ 6 वोल्ट है, ये इन दोनों के अंदर बंटेगा, क्यों बंटेगा, बंटेगा क्यों, लैंप में और जो रजिस्टर है उसमें बंटेगा क्यों, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, हर पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको। चलो ये आया अपना 25, 0.25। वही सिंपल है, इधर इसको मान लेते हैं कितना, R1, इसको मान लेते हैं कितना, R2। चलो यहाँ पे आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, V यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा उसको V1 मान लेते हैं, यहाँ वोल्टेज आएगा उसको V2 मान लेते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम ही रहेगी। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। और V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। ठीक है, उल्टे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर लेते हैं। ठीक है ना, कर लेते हैं। देखो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR1। V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR2। R1 कितना है भाई, R1 आपका 4 ओम, और ये R2 कितना है आपका, R2 आपका है 20 ओम। ठीक है, चलो अब तो हो गया। V1 इक्वल टू, दोनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अभी करंट निकाला था ये कितना, 0.25 एम्पियर, है ना। तो करंट हो गया 0.25 एम्पियर इंटू R1। R1 कितना है भाई, R1 था अपना, ये रहा 4 ओम। R1 कितना है, 4 ओम। V1 इक्वल टू कितना आएगा भाई, बताओ, कैलकुलेट करो, इसको तो कर ही सकते हैं, 0.25 इंटू 4 को तो कर ही सकते हैं। तो 0.25 इंटू 4 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1, ओम लिख दिया, 1 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट का करते हैं, V2 निकालते हैं। V2 इक्वल टू क्या है, आई तो सेम ही रहेगा, 0.25 इंटू R2 कितना है, R2 कितना है, R2 है 24। तो V2 इक्वल टू कितना, V2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, करो इसको भी सोल्व। तो सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। ठीक है ना, ये देखो, हम ये इधर से हटाएंगे, इसको 100 कर देते हैं, फिर इसको 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, और इसको आप, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने 24 नहीं है यहाँ, ये 20 है तभी। ठीक है ना, 24 नहीं है, 20 है। चलो इसको यहीं से करते हैं, ये 24 की जगह कितना लिखना है अपने को, 24 की जगह लिखना है 20, ये 20। ठीक है, तो सिंपल था ये, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा, V2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, सॉरी, 5 वोल्ट।
ठीक है, तो एक जगह 1 वोल्ट आ जाएगा, एक जगह आंसर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एबीसी। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल लिया, R1 प्लस R2 से सीरीज वाला था। करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट कैसे निकाला आपने? I इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है? दे रखा है 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाई 24 ओम, अभी हमने ऐसे निकाल लिया। फिर दोनों के अंदर वोल्टेज निकालना है, V1 V2 निकालने हैं, तो V1 V2 भी अपन सीधा ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द सर्किट डायग्राम गिवन, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज। अब वैल्यूज दे दी, कितनी कितनी? इसकी दे रखी है R1 है 5 ओम, ठीक है। R2 कितना दे रखा है? 10 ओम, 10 ओम दे दिया। R3 कितना दे रखा है? R3 दे रखा है आपका 30 ओम, बिल्कुल लिख लेते हैं 30 ओम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये बैटरी कितनी है? बैटरी आपकी 12 वोल्ट की। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। भाई कॉम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और आपको पता है जब कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल वाला होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो क्या रहती है? डिफरेंट डिफरेंट रहती है। इट मींस इधर से आई आएगी, इधर आई आई, इधर कितनी हो जाएगी? I1, इधर कितनी हो जाएगी? I2, इधर कितनी हो जाएगी? I3। मतलब R1 में जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट होगी I1, R2 में कितनी होगी? R2 में हो जाएगी आपकी I2, R3 में कितनी हो जाएगी? I3। ठीक है, चलो फिर तो सबसे पहले निकालना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब R1 में कितनी करंट होगी? भाई सीधा सा है ये तो, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ही सीधा सा है। कर लेते हैं, ए तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ए कितना होगा भाई? आपको यहाँ पे क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है ना। तो I1 निकालना है, I1 इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। V कितना है? V अपॉन R1 लिख लेते हैं क्योंकि R1 में निकालना है। I1 मतलब यहाँ पे आपको करंट बतानी है। I1 इक्वल टू V कितना दे रखा है? V आपको दे रखा है 6 वोल्ट, देखो सॉरी 12 वोल्ट इधर दे रखा है ना, नीचे जो बैटरी लगा रखी है। तो 12 डिवाइडेड बाई R1, R1 कितना है? 5। तो I1 हो जाएगा आपका कितना, है ना, I1 हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 5 करो, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा आपका 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 से थोड़ा सा कम, ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। चलो ये तो अपन ने अभी किस में निकाला है? I1 में निकाला है। अभी देखो I2 में निकालते हैं, I2 निकालते हैं। तो I2 इक्वल टू कितना होता है? I2 इक्वल टू V अपॉन R2, क्योंकि वोल्टेज सेम ही रहेगा। कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम ही रहता है। V कितना? 12 डिवाइडेड बाई R2 कितना है? 10। तो ये तो सीधा आ गया, I2 इक्वल टू कितना? 1.2 एम्पियर। चलो ये भी हो गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, चलो 1.2 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कितना? I3, I3 देखना है अपने को। तो I3 देखो, I3 इक्वल टू V अपॉन कितना होगा? R3। तो I3 इक्वल टू कितना? V कितना दे रखा है? 12 डिवाइडेड बाई R3। बताओ भाई कितना है? R3 कितना है? R3 अपना 30। ठीक है, तो I3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? I3 आपका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब टोटल करंट इन द सर्किट, अब अपने को पता है टोटल करंट किसके इक्वल होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल करंट होती है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होती है। कल हमने डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, तो बी करते हैं। टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 कितना है अभी निकाल लेते हैं। देखो ये रहा I1 2.4 एम्पियर, है ना, ये देखो कोने में लिखा 2.4। I2 कितना है? 1.2, ये लिख लेते हैं 2.4। I2 देखो ये रहा, I2 ये रहा कितना? 1.2 एम्पियर, प्लस I3 कितना है? 0.4 अभी निकाला था, ये रहा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? 2.4, ये हो गया 3.4, 3.6। तो टोटल 3.6 और 0.4 ये आ जाता है तुम्हारा 4 एम्पियर। कितना आ जाता है? 4 एम्पियर। तो I आपकी आ जाएगी कितनी? टोटल करंट हो जाएगी 4 एम्पियर। अब नेक्स्ट आता है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस।
सर्किट रेजिस्टेंस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये R1, ये R1, ये R2 और ये R3 तीनों ही किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होता है? 1/R3 होता है। तो फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूला ही लगाना है। R1 अपने को पता है 5 ओम है, R2 अपने को पता है 10 ओम है, और R3 अपने को पता है कितना है? 30 ओम है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, कर ही देते हैं। तो यहाँ कर देते हैं 1/RP इक्वल टू, ये कौन सा है अपना? सी का आंसर। ये अपना कौन सा था? ए। ये हो गया बी, सी का आंसर, और सी का आंसर हो गया अपना ये। 1/RP इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ सी को ना, ताकि ये हो गया आपका बी, और सी को डिफरेंट से लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि पता रहे सी। तो सी के अंदर देखो क्या होगा? सी के अंदर होगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो ठीक है, तो देखो 1/RP इक्वल टू 1/R1, 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस R2 की थी 10 और R3 की कितनी है? 30। कितना आएगा टोटल नीचे? 30। ये कितना रहेगा? 6, 3, 1। 1/RP इक्वल टू कितना? 1/RP इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/30। 10/30 इक्वल टू कितना आता है? 1/3। तो 1/RP आपका 1/3 आ रहा है, तो RP कितना हो जाएगा? RP ऊपर जाएगा तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो RP कितना हो गया आपका? 3। ये आपका सी का आंसर हो गया 3 ओम। कितना हो जाएगा? 3 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। चलो नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू R1 इक्वल टू 10 ओम है, R2 इक्वल टू कितना है? 40 ओम है, R3 इक्वल टू कितना है? 30 ओम है, R4 कितना है? 20 है। चलो लिख लेते हैं सबको एक साथ ही। R1 आपका कितना है? 10 ओम। R2 कितना है आपका? 40 ओम। ठीक है, R3 कितना है आपका? 30 ओम। R4 कितना है आपका? 20 ओम। R5 आपका कितना? 60 ओम। ठीक है, चलो ठीक है। और बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की, ये भी लिख देते हैं। चलो बैटरी है 12 वोल्ट की, एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। अब क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ये थोड़ा सा देखो, इसमें दो कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहे हैं। ये R1 और R2 दोनों एक दूसरे के किस में है? पैरेलल के अंदर है। ठीक है ना, पैरेलल में है, और जब पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का कुछ ना कुछ आएगा ना, आएगा ना। तो यहीं पे निकालते हैं, इसी एरिया में निकालते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर्मूला लगाओ। 1/RP इक्वल टू कितना? 1/R1 प्लस 1/R2। कितना हो जाएगा? 1/RP इक्वल टू 1/R1 कितना होगा? 1/10 प्लस 1/40। इधर सोल्व कर लेते हैं। 1/10 प्लस 1/40, ठीक है, कितना हुआ? 4 प्लस 1, ये कितना? 5 तो ये आ जाएगा आई थिंक 8। कितना आ जाएगा? आई थिंक ये आ जाता है 8। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 8। और 8 आएगा कितना? 1/8 है ना, तो 1/RP इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1/, अच्छा इधर से भी 1/RP इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर लिख लेते हैं। 1/RP इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/8। तो RP इक्वल टू कितना होगा? RP इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ RP देखो, इधर इधर यहाँ पे 1/RP तो आया 1/8, तो RP कितना हो जाएगा आपका? 8 ओम। चलो ये तो सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब सर्किट बनाते हैं। देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था,
वो कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 ओम। ये इधर बैटरी है, एक बार ही लगा लेता हूँ। ठीक है, इधर भी कितने हैं, R3 R4 R5, इनका कॉम्बिनेशन निकालता हूँ। ठीक है ना, इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1/RP। ये भी पैरेलल में आपस में 1/RP इक्वल टू कितना, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1 कितना, R5 आएगा ना। 1 कितना आएगा, R5 आएगा। जब 1/R5 आएगा तो इन सब के वैल्यू लिख लो। 1/RP इक्वल टू कितना, 1/R3 कितना 30 प्लस 1/R4 कितना 20, 1/R5 कितना 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा 2 प्लस 3 प्लस 1, ये वापस कितना आया, 6/60 है ना। 6/60 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10। तो 1/RP इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/10। तो RP कितना हो जाएगा, RP ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, RP इक्वल टू हो जाएगा टोटल के लिए 10 ओम। ऊपर वाले के लिए कितना आ रहा था, ऊपर वाले के लिए आ रहा था ये 8 ओम। ठीक है, तो ये हो गया नीचे वाले के लिए RP 1/10। ठीक है, तो RP इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। चलो इतना तो हो गया। ठीक है ना, 10 ओम हो गया, ये तो हो गया। अब देखो इस वाले और इस वाले, इनको मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बना पाऊंगा क्या, कि भाई इन दोनों का, इसका इक्विवेलेंट कितना आया, इसका इक्विवेलेंट आया 8 और इसका इक्विवेलेंट कितना आया, इसका इक्विवेलेंट आया 10। ये आ गया अपना 10। ये दोनों देखो किस में है, ये दोनों एक दूसरे के किस में है, सीरीज के अंदर है। ठीक है ना, कंटिन्यू तो है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2। RS इक्वल टू R1 कितना है, 8 ओम प्लस R2 कितना है, 10 ओम। RS इक्वल टू कितना हो गया, 18 ओम। ठीक है, तो टोटल आ गया अपना 18 ओम। क्वेश्चन क्या था, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हो गया सर्किट में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 18 ओम। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट अब अपने को कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट के लिए I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, देखो ये रही 12 वोल्ट की बैटरी है ना, बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 12 डिवाइडेड बाई अभी R निकाला था 18, तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 2/3। 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2/3 आ जाएगा, और जो 2/3 है उसको लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, बी का। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉरी, ये तो हो गया बी का आंसर, और ये हो गया आपका टोटल किसका, यहाँ से ए का आंसर। ठीक है ना, तो सिंपल सा था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो भाई इतने ही थे क्या, चलो इतने ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे अपने जो अपन को करने थे। अब अपना आ रहा है कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है तो देखो लिखते हैं, इसको भी हेडिंग लिख लेते हैं एक बार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा भाई, ये जो नोट्स है, जो अभी मैं आपको हैंड रिटन ये जो पढ़ा रहा हूँ, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए है ना, तो ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा अभी लेक्चर होने के बाद में। तो जो चीज़ें, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे कहाँ से कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो चैनल बना हुआ है विश्लेषण एजुकेशन का। तो वहां पे आपको ये सारे जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ है ना, ये सारा आपको PDF की फॉर्म में वहां मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब अपन पढ़ लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई ये क्या चीज होती है, देखो अब ऑलमोस्ट अपना चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा अपन लास्ट अपन बोल सकते हैं कि हाफ एन आवर, आधा घंटा और हम पढ़ेंगे, हो सकता है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, है ना, इतना सा पार्ट बचा है। तो देखो क्या चीज है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या होता है कि जैसे मान लो इस रूम में पंखा लगा हुआ है ना, तो वो फैन क्या करता है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, तो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं
तो ये फैन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और उस वजह से पंखा क्या करता है, फैन क्या करता है, घूमता है। जब पंखा घूमेगा तो क्या होगा, उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो हमारे काम की एनर्जी है, क्योंकि पंखा चलेगा तो हमें क्या देगा, हवा देगा, है ना। तो कुछ पार्ट तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब यूजफुल वर्क हो गया, ठीक है। कुछ पार्ट किस में कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि 8-10 घंटे जब पंखा चलता रहता है तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी आ रही थी ना, कुछ तो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पंखे को घुमाने में, मैकेनिकल एनर्जी में। कुछ जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, हीट के अंदर, ठीक है ना। तो वो हीट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है वो हम इसमें देखेंगे, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर किसी वायर के अंदर, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर अगर क्या हम देंगे, उसको करंट देंगे, तो उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, वो कितना हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। वो होता है I²R T के इक्वल होता है। वो कैसे आया कैसे नहीं आया उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले तो अच्छा, ये आप बात बोल सकते हो कि सर ये हीट जनरेट क्यों होती है ना। क्यों, कुछ पार्ट तो मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट है वो किसमें, हीट में क्यों कन्वर्ट होता है भाई, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है क्या, है ना। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। तो और वो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो काम कर रही है ना, वो कितना है, वर्क डन है W इक्वल टू किसके इक्वल, ये है W इक्वल टू V Q। पीछे हमने पढ़ा था वर्क कितना है, W इक्वल टू V Q, ठीक है ना। अब आपको पता है, ये मैंने तो एग्जांपल लिया फैन का, हम बल्ब का एग्जांपल भी तो ले सकते हैं, है ना। बल्ब में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे, एनर्जी दोगे, तो कुछ पार्ट किसमें, कुछ पार्ट क्या, ज्यादातर पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है, और कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है, यूजफुल वर्क क्या है उसका, बल्ब का काम ही क्या होता है, लाइट देना। तो कुछ पार्ट किसमें, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, बल्ब के अंदर हमें क्या लगा होता है, इसमें फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है, ठीक है ना। हीट होने पे जब वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना, तो उसमें से क्या निकलती है, उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है ना। अब जो फिलामेंट है वो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। आपने देखा होगा जो पुराने बल्ब होते थे, उनको आप ऐसे पकड़ के सीधा उतार नहीं सकते थे, अगर वो 1-2 घंटे चल गया तो, है ना। उसको अलग किसी कपड़े से पकड़ के उतारना पड़ता था, क्यों, क्योंकि वो क्या होता था, गर्म होता था। यानी इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो रही थी, है ना। और हीट, उस फिलामेंट के हीट होने पर ही क्या निकलती थी, उससे लाइट निकलती थी। अब ये जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बनाते हैं हम, टंगस्टन का, ठीक है ना। बल्ब में टंगस्टन का बनाते थे, क्यों, क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 3380, ठीक है ना, 3380 होता है। ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, ज्यादा होता है, इसलिए इसको फिलामेंट को यूज करते हैं। अब बल्ब के अंदर है ना, इनर्ट गैसेस भर देते हैं, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ये भर देते हैं ताकि वो फिलामेंट खराब नहीं हो, ठीक है ना। तो ये हमारे बल्ब के बारे में बातें थी। तो लिख लेते हैं साइड में थोड़ा सा, बल्ब, इधर लिख लेते हैं बल्ब को। बल्ब को लिख लेते हैं भाई। बल्ब का जो होता है, क्या होता है बल्ब का, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, फिलामेंट, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं W, ठीक है। तो ये था। फिर देखो, फिर और क्या हो सकता है कि जो बल्ब होता है ना, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं इस मेल्टिंग पॉइंट को, कितना, 3380, ठीक है। बल्ब के अंदर क्या भरी होती है, इनर्ट, इनर्ट गैसेस बल्ब के अंदर फिल होती है। और कौन कौन सी होती है, ऑर्गन हो सकती है, और इनर्ट नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है ना। ये कौन सी है, इनर्ट गैस, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, और इनर्ट नाइट्रोजन और ऑर्गन को हम फिल करके रखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर चीजें दे रखी है। अब हम वापस आते हैं अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ते हैं उससे पहले अपने को पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक, पावर।
ठीक है ना। ये पावर क्या होती है, देखो रेट ऑफ वर्क डन जो होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर, तो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो पावर रेट ऑफ वर्क डन, रेट का जब भी नाम आता है ना आपकी बुक के अंदर डिवाइडेड टी से कर दिया करो, ठीक है ना। रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन को डिवाइड करना है किससे, टी से, टाइम से, तो किसके इक्वल होगा, देखो वर्क डन को टी से डिवाइड करो तो पी के इक्वल होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्क डन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पावर के, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू को अभी हमने लिखा था, देखो ऊपर लिखा है, ये रहा वी क्यू लिखा है ना, डब्ल्यू को हमने क्या लिखा है, वी क्यू लिखा है। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिखे हैं, वी क्यू बाई टी, वी क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू बाई टी को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्यू बाई टी को हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमने क्या लिखा था क्यू बाई टी को, क्यू बाई टी को हमने आई लिखा था। तो v इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई, तो p का फॉर्मूला क्या हो गया, p इक्वल टू क्या हो गया, वी आई। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट क्या होता है भाई, पावर का यूनिट होता है वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है ना। पावर है, इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब वर्ड आता है हीट, है ना, हीट भी देख लेते हैं, हीट क्या होता है, हीट है, हीट किसको बोलते हैं, पावर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, टाइम से, तो ये क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम से, तो वो हीट बन जाता है, ठीक है ना। तो पावर का भी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, वी आई इंटू टाइम को क्या लिख सकता हूँ, टाइम को लिखूंगा मैं टी, तो H इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आई आर, आई इंटू टी, तो H इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, तो H हो गया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। अब एक चीज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल्स, जूल्स लॉ ऑफ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसमें देखो जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, मतलब आई का अगर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, आई का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट के, मतलब हीट जितनी आई जितनी ज्यादा आप दोगे, हीट क्या होगी, उतनी ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलो सेकंड क्या है, देखो सेकंड है एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर अगर आपने 5 मिनट के लिए किसी वायर में करंट का फ्लो करवाया तो कुछ हीट जनरेट होगी। अगर आप वही करंट है 10 मिनट के लिए क्या करते हो, फ्लो करवाते हो, तो कितनी हीट जनरेट होगी, और ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा टाइम के लिए आप क्या करवाते हो, करंट फ्लो कराते हो किसी वायर में, तो हीट भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। चलो तो ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग हीट, या हीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ही क्या होगा, हीट जनरेट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, डिवाइस के अंदर, उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर, पावर तो हो गया था अपना, ठीक है ना, इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या था, वाट था।
अच्छा, इसके देखो, ये छोटा यूनिट है, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक और बड़ा यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो किलोवाट होता है। क्या होता है, किलोवाट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, घरों में जो पंखे वगैरह चलाते हैं तो बिजली का बिल आता है ना, ऐसे आता है ना। ऐसे आता है, किसी ने अभी 150 यूनिट आता है, किसी घर में 200 यूनिट बिजली का मतलब खर्चा आता है, यूनिट आते हैं। तो वो यूनिट क्या होता है, वो होता है एनर्जी को मेजर करने का, है ना। तो जो एनर्जी है वो किस में करते हैं, पी इंटू टी। एनर्जी को आप किस में करोगे, मेजर, एनर्जी को मेजर करेंगे, एनर्जी को हम मेजर करेंगे पी इंटू टी में। पी कितना है आपका, पी आपका पावर कितना है, वाट इंटू टाइम। तो इसके लिए बड़ा यूनिट होता है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर। में सीधा लिख देता हूं, एनर्जी का ये पावर का यूनिट है किलोवाट, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, आवर से, तो ये किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट बन जाता है, ठीक है ना। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1000 वॉट। कितना होता है, 1000 वॉट, ठीक है ना। और ये किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, किलोवाट होता है 1000, 1000 वॉट होता है। और किलोवाट आवर होता है 1000 वॉट इंटू 1000 वॉट। वॉट को मैं डब्ल्यू से ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। किलोवाट इक्वल टू होता है कितना, 1000 वॉट। और किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1000 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक है, इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 1 आवर। के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स, ठीक है ना, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो अब अपनी कंप्लीट होती है, और इसका एक अपने को न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल है, देखो करते हैं। वैसे 2-3 न्यूमेरिकल है, लेकिन वो दो तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए वो उनको नहीं करा रहा हूँ, आप देखेंगे तो भी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। तो लिखा है वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days at Rs 3 पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। घरों में हम यूज करते हैं ना, इतनी यूनिट बिल आया, है ना। राजस्थान में तो अभी 100 यूनिट तक तो फ्री कर दिया है ना। 100 यूनिट से ऊपर जितना आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, उतना बिल आपका आता है, ठीक है ना। तो ये बस उस बिल को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, 400 वाट का है, ऑपरेट 8 आवर पर डे, है ना, 8 घंटे तक डेली चलता है वो, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा फॉर 30 डेज, यानी 30 डेज तक आप उसको यूज करोगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये बताना आपको, ठीक है ना। तो देखो इधर सिंपल सा है भाई, एक बात बताओ, 8 आवर पर डे चलता है, तो 30 डेज में कितना चलेगा, 30 डेज में कितना चलेगा,
8 आवर तो पर डे का हो गया, इंटू 30 करोगे ना तो कितना 240 आवर्स नहीं हो जाएगा क्या? 30 डेज में कितना हो जाएगा? 240 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 240 आवर्स हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर कोई चीज 400 वाट की है ना तो उसका मतलब है कि वो 1 घंटा चलेगी ना तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी? 400 वाट करेगी। ठीक है, कोई 800 वाट की प्रेस है तो वो 1 घंटे चलेगी तो कितना यूनिट खर्च करेगी? 800 वाट खर्च करेगी। यूनिट का मतलब कितना होता है? 1000 वोट। कितना होता है? 1000 वोट। मतलब ये 1 घंटे चलेगा तो 400 वोट, 2 घंटे चलेगा तो 800 वोट, फिर आधा घंटा और चलेगा तो 200 वोट। मतलब ये फ्रिज है वो कितना चलता है? 2.5 घंटे जब कंटिन्यू चलता है ना तब 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो ये टोटल चला कितना? 240 आवर्स चला। तो कितना कंज्यूम करेगा? देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर ये कितना 2.5 आवर्स चलता है तो कितना कंज्यूम करता है? 1000 वोट। ठीक है, अच्छा इसको मैं सीधा वैसे ही कर दूं, ऐसे कि ये कितना 1 आवर चलता है, कितना 1 आवर चलेगा तो कंज्यूम कितनी करेगा? 1 आवर चलेगा तो कंज्यूम कितनी करेगा? 400 वोट। ठीक है, इसको मैं उल्टा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 400 वॉट जब चलता है तो कितना खर्च करता है? 1, मतलब कितना टाइम में होता है? 1 आवर में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 वोट कितनी देर में खर्च करेगा ये? 1 वोट कितनी देर में खर्च करेगा? 1 आवर अपॉन 400। कर सकता हूँ ना? तो बस ऐसा ही करना है। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, ये 1 आवर में 400 वाट खर्च कर रहा है तो हमारे पास में आवर कितने हैं? 240 आवर्स। 240 आवर में कितना करेगा? 400 इंटू 240 करना पड़ेगा ना। 240 आवर भाई 1 घंटे में ये चलता है 400 वाट खर्च करता है। ठीक है, तो 240 आवर्स ये पूरे महीने में चला तो कितना खर्च करेगा? तो 240 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? 400 से, क्योंकि 400 1 घंटे में खर्च होता है, 240 आवर्स टोटल ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 400 इंटू 240 आवर्स। ठीक है ना, 240 आवर नहीं आएगा, ये आएगा आपका वाट। इतने वाट क्या कर देगा ये? कंज्यूम कर देगा। ठीक है ना, किसमें? किसमें? एक महीने में। ठीक है, मैं अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो अपने क्या है? वाट आए ना, अभी वाट आए, 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट आ जाएंगे ना। यूनिट आएंगे तो कैसे? ये देखो इसको मैंने ऐसे कर दिया तो 24 इंटू 4 कितना हुआ? 24 इंटू 4 कितना हुआ? 72। 72। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया? 72 यूनिट आ गया। एक यूनिट का खर्चा कितना है? 3 रुपए, है ना, 3 रुपीज, है ना। तो 72 इंटू 3 ये कितना हो जाता है? ये 70 70 140, फिर 70 ऐड करते हैं तो 210, और फिर आपका बच रहा है 6। तो ये आ जाता है आपका लगभग कितना? 72 कैसे हो रहा है भाई? ये आंसर आया कैसे नहीं? अरे इसको अपन ने कहाँ गलती की? 30 डेज में ये कितना करता है? 8 आवर इंटू 8 आवर पर डे चलता है तो 30 डेज में 240 आवर्स चलेगा। 1 आवर में ये 400 करता है। ठीक है, तो 240 आवर्स में कितना करेगा? 400 इंटू 240, और इसको करते हैं, अच्छा इंटू 4 है तो ये 72 नहीं 96 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 96 आएगा। अरे यहाँ हमने कैलकुलेशन में ही गलती कर दी। 96, ये आएगा 96 यूनिट। अब 96 को अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई 96 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 288 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना कंज्यूम कर देगा भाई? कितना बिल आएगा इसकी वजह से? 288। एक बार वापस देख लेते हैं इसको क्या था। देखो, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है रेटेड, इसका रेटिंग कितना दे रखा है? 400 वोट, 8 घंटे डेली चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? अब 30 दिन चलाओगे तो इसमें कितना खर्चा आएगा? एक यूनिट के लिए खर्चा दे रखा है पर किलोवाट, मतलब किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर को हम यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट का खर्चा दे रखा है कितना? 3 रुपीज पर किलोवाट। तो 8 आवर पर डे चलता है तो 8 आवर इंटू 30 किया तो टोटल चल गया 240 आवर्स। 1 आवर में 400 वाट खर्च करता है तो 240 आवर्स में कितना कर देगा? 400 इंटू 240, तो इतना आ जाएगा आपका वाट। अब आपको 1000 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा किलोवाट आवर। तो कितना आ गया? 96। ठीक है ना, 96, इसको लिख देते हैं क्या? 96 किलोवाट आवर, है ना।
ये किसके इक्वल है? 96 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? इसके 96 यूनिट के इक्वल। और 1 यूनिट के लिए खर्चा कितना है? 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 3 रुपीज। तो 96 इंटू 3 रुपी तो कितना आ जाएगा? 288 रुपीज। तो ये बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो अपन ने कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर कर लेते हैं 7th, ठीक है ना। अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर आपको है कि इसको करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जो आप कमेंट करोगे वही चैप्टर अपन कर लेंगे, ठीक है ना। और नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम वाला डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से ले लेना, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। देखो पूरा चैप्टर है, कल जो हमने क्लास ली थी और आज अपन ने जो क्लास ली है वो सारी की सारी इसके अंदर हैंड रिटन में है, तो वो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक पढ़ते रहिए।